स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना कुछ बदलाव आया है। कांग्रेस के जो 5 साल का कार्यकाल को मैं कहूँ तो 5 साल के कार्यकाल से कई गुना भारी हमारा 2 साल का कार्यकाल रहा। ये डिलीवरी चारपाई में हो रही है या फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ जच्चा बच्चा की मौत की खबर आती है, तो इस पर कितना काम करने की ज़रूरत है और कितना काम अभी तक इन 2 वर्षों में हुआ है। कि ये स्थिति नहीं आती अगर इस 70 साल तक देश में राज करने वाली कांग्रेस की सरकार आज अगर वनवासियों का, आदिवासियों का, दूरस्थ अंचल में रहने वाले लोगों का अगर चिंता किया होता तो आज वहाँ तक सड़कें बनी होती। जी, बिल्डिंग्स लगातार बन रही है सर, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन जब बात करते हैं कि वहाँ स्टाफ की या फिर जो एक अनुभवी डॉक्टर है तो उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी कमी है, इसको आप भी समझ रहे हैं। चूँकि एक डॉक्टर यदि आज नौकरी में लगेगा तो उसकी रिटायरमेंट की आयु 65 साल होती है। जो एनएचएम कार्यकर्ता है वो बहुत संख्या में भी धरना प्रदर्शन किए थे, बहुत से लोग त्यागपत्र भेजे थे, लेकिन जो बर्खास्त किया गया है उनकी अभी तक वापसी हुई नहीं है, तो इस पर भी फैसला जल्द हो सकती है। निश्चित रूप से उनकी बर्खास्तगी कैंसिल करेंगे और उसकी एक प्रक्रिया होती है। अगर क्या मंत्री, विधायक, सांसद उनकी तबीयत खराब हुई तो क्या उनकी इलाज व्यवस्था सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकती है? इससे बहुत बड़ा पॉजिटिव एक मैसेज जाएगा आम जनता में। देखिए, चूँकि हम एज ए हेल्थ मिनिस्टर बाध्य नहीं कर सकते किसी को किसी हॉस्पिटल में इलाज कराने से। जी, क्या कुछ खास इन 3 वर्षों में होने वाला है या फिर आपके द्वारा कार्य योजना बनाया जाने वाला है कि जिससे स्वास्थ्य विभाग में हम लोग को सुधार देखने को मिले? देखिए, ये सतत प्रक्रिया है और हेल्थ एक ऐसा है कि एक छोटे बच्चे जैसा ये विभाग है कि रात को लोरी गाकर सुलाना पड़ता है, सुबह उठाकर ब्रश कराना पड़ता है, उसको खाना हाथ से भी खिलाना पड़ता है, तैयार करके उसको स्कूल भी भेजना पड़ता है। नक्सलवाद खात्मे के पीछे बीजेपी का ये चाल है कि वहाँ जो संसाधन, बहुमूल्य संसाधन है, उनको जो उद्योगपति है उनके हाथों में सौंपने की। यही तो विडंबना है और ये दुर्भाग्य है इस देश का। छत्तीसगढ़ को कौन चला रहे हैं? शायद सरकार चला रही है कि केंद्र सरकार या फिर जो गुजरात के उद्योगपति हैं वे, क्योंकि ऐसा बार बार बोला जा रहा है विपक्ष के द्वारा। विष्णु देवसाई जी की सरकार को माननीय विष्णु देवसाई जी चला रहे हैं और चला ही नहीं रहे हैं, साए साए दौड़ा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की 2 वर्ष पूरा हो चुका है। ऐसे में जो विपक्ष है उनका ये कहना है कि 2 साल में कुछ नहीं हुआ है, बर्बाद करके रख दिया गया। लेकिन जब हम बात करते हैं सत्ता पक्ष की तो उनका कहना है कि जो एक विकसित छत्तीसगढ़ का परिकल्पना है उसका एक मजबूत नींव रखा गया है और सुशासन का 2 वर्ष मार रहे हैं। हम आम जनता से चर्चा कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ धरातल पर दिख रहा है, और साथ ही नेता मंत्री से भी हम चर्चा कर रहे हैं, उनका हम पक्ष देख रहे हैं, जान रहे हैं कि कैसा उनका 2 साल गुजरा है। आज हमारे साथ जो मेहमान है बेहद खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, धन्यवाद। आप और आपके पूरे TNR परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और आप सब लोगों का धन्यवाद कि आपने 2 साल पूरा होने पर हम सभी लोगों का आपने एक आपके चैनल के माध्यम से जनता तक बात रखने का आपने समय दिया है, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। आज से ठीक 2 साल पहले सर हमारी चर्चा हुई थी, तब आपने कहा था कि ये जो अवसर दिया गया है, मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो कितना कुछ जनता की सेवा इन 2 वर्षों में हुआ है? क्या लगता है आपको, स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना कुछ बदलाव आया है? निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ और हृदय से भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे आम जनता की जो छोटी सी छोटी समस्याओं से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो केयर का काम है, देखभाल का काम है, उनके लिए वेलनेस की, हेल्थ की चिंता करने का जो काम करने का जो अवसर मिला है, मुझे लगता है कि इससे बड़ा पुनीत कार्य कोई नहीं हो सकता है। और इन 2 सालों में हमने जो किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में, ये काम कांग्रेस के जो 5 साल का कार्यकाल को मैं कहूँ तो 5 साल के कार्यकाल से कई गुना भारी हमारा 2 साल का कार्यकाल रहा। और केवल हेल्थ ही नहीं, हम हर क्षेत्र में,
छत्तीसगढ़ को जिन उम्मीदों के साथ सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था, उस छत्तीसगढ़ को संवारने का काम इन 2 सालों में हुआ है। विकसित छत्तीसगढ़ का जो प्लॉट रखा गया है, ऐसा कहना है कि वाकई में क्या 2047 से पहले जो लक्ष्य है विकसित छत्तीसगढ़ उस दिशा में आगे बढ़ रही है छत्तीसगढ़? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का लक्ष्य विकसित भारत के लिए रखा है। और भारत विकसित तभी होगा जब राज्य विकसित हों, राज्य विकसित तभी होगा जब वहाँ के लोग विकसित हों। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों के विकास के लिए जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए जो योजनाएं उन्होंने लागू किया है, चाहे वो गरीब हों, गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास 18 लाख से ऊपर हमने या तो बना दिए या बन रहे हैं या स्वीकृत हैं। महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए मजबूत करने के लिए 70 लाख से ऊपर माताओं बहनों को महतारी वंदन का हर महीने 1000 रुपये किस्त देकर सशक्त करने का काम किए हैं। किसानों को 3100 रुपये कुंटल धान का दाम देकर उनकी कमाई का एक एक दाना धान खरीद कर उनको सशक्त करने का काम किया गया है। युवाओं का जो सरकार के ऊपर से भरोसा उठ चुका था, पिछली सरकार में जिस प्रकार से पीएससी घोटाला हुए, पुलिस में भर्ती में घोटाला हुए, हेल्थ भर्ती में घोटाला हुए, उन घोटालों से युवाओं का विश्वास उठ गया था, वो विश्वास वापस आया है। आज पीएससी कितनी पारदर्शी तरीके से वो आप देख सकते हैं कि किसान का बेटा भी, मजदूर का बेटा भी पीएससी में सेलेक्ट हो रहा है। हमारे हेल्थ में 4000 से ऊपर हमने भर्तियां की, कहीं कोई आवाज़ नहीं उठा। अभी पीएससी में हमने प्रोफेसरों का भर्ती दिया है, अभी व्यापम में हम नर्सेस का भर्ती का दिए हैं। तो इस प्रकार से जो युवा वर्ग है उसके लिए भी हमने एक रोल मॉडल के रूप में छत्तीसगढ़ में काम किया है। हम बात करें मजदूरों का, तो जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको 10,000 रुपये महीना देकर हम लाखों मजदूरों को ऐसे उनका जीवन स्तर को सुधार कर रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो वन अंचल में रहने वाले जो वनवासी हैं, तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, उनको 5500 रुपये प्रति मानक बोरा देकर उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का हम काम किए हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हर वर्ग आज संतुष्ट है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रदेश में जी, इस पर आएंगे सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। चूँकि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं सर कि डिलीवरी चारपाई में हो रही है या फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ जच्चा बच्चा की मौत की खबर आती है। तो इस पर कितना काम करने की ज़रूरत है और कितना काम अभी तक इन 2 वर्षों में हुआ है? देखिए, पिछले 5 सालों में पूरा हेल्थ सिस्टम को पिछली सरकार ने कोलैप्स कर दिया था। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब हम मेकाहारा में पहली बार मैं शपथ लेकर मेकाहारा गया, वहाँ हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ था। वहाँ मरीज आना पसंद नहीं कर रहे थे। 700 बेड वाला हॉस्पिटल भरता नहीं था। अभी कुछ दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि एक बेड में 2 पेशेंट क्यों सोए हैं। उसका कारण है कि लोगों का विश्वास बढ़ा है। आज 1350 लोग 700 बेड के हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं मेकाहारा में, और केवल भर्ती डबल हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम मूक दर्शक बने हैं, हम 700 बेड के नए हॉस्पिटल सैंक्शन भी कर दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसकी टेंडर प्रक्रिया चालू है जी। इसी प्रकार मैं बात करूं जो जच्चा बच्चा मौत की, तो ठीक है, कुछ घटनाएं ऐसे सतत रूप से पहले भी होते रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। ये घटनाएं नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम सतर्क हैं और काम भी कर रहे हैं इस पर। लेकिन जहाँ तक एम्बुलेंसेस की बात है, तो अगर कहीं नदी में बाढ़ है या सड़क नहीं है या पुल नहीं है, तो जहाँ तक जाने लायक वहाँ तक हमारे किसी भी एक केस में ऐसा नहीं है कि एम्बुलेंस वहाँ तक नहीं गया हो। लेकिन अगर सड़क नहीं बना, तो ऐसा नहीं है कि मैं हेल्थ मिनिस्टर के नाते इस पर नहीं बोलूँ, सरकार का प्रमुख अंग हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये स्थिति नहीं आती अगर इस 70 साल तक देश में राज करने वाली कांग्रेस की सरकार आज अगर वनवासियों का, आदिवासियों का, दूरस्थ अंचल में रहने वाले लोगों का अगर चिंता किया होता तो आज वहाँ तक सड़कें बनी होती। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने जनमन योजना के तहत देश में बन रहे इस योजना का 48% से ऊपर की सड़कों का बजट छत्तीसगढ़ को दिया। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले 1.5 साल 2 साल में ऐसा छत्तीसगढ़ का कोई जगह इलाका नहीं होगा जहाँ तक हमारी एम्बुलेंसेस ना पहुँच सकें। अब लोगों को खाट में ढोकर नहीं लाना पड़ेगा,
लोगों को चारपाई में लाद कर हॉस्पिटल नहीं लाना पड़ेगा, हमारी एम्बुलेंसेस पहुंचेंगी। जी, कहीं न कहीं इस बात से आप भी अवगत होंगे सर, जो सरकारी अस्पताल है वहाँ करोड़ों की मशीनें रखी गई हैं, उपलब्ध कराया गया, लेकिन जब उसको मेंटेनेंस करने की बारी आती है, फिर उसको सही तरीके से उपयोग करने की बारी आती है, तो कहीं न कहीं मशीन ख़राब है, वहाँ स्टाफ की कमी है, इस सुनने को मिलता है। तो क्या इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है? निश्चित रूप से इस पर हमारा काम चल रहा है। चूँकि पिछले सरकार ने जो मशीनें और एजेंट खरीदे थे जांच करने वाली 600 करोड़ का, उसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ था, और उस भ्रष्टाचार के चलते ईओडब्ल्यू और ईडी को जांच में हमने दिया। उस पर ईडी ने एफआईआर भी किया, सप्लायर भी जेल में हैं, अधिकारी भी कई जेल में हैं। तो इस वजह से व्यवस्था में ये व्यवधान उत्पन्न हुआ, हमको रिजेंट खरीदने में दिक्कत गई, मशीनों को मेंटेनेंस करने में दिक्कत गया। एक 6-8 महीने का लंबा अंतराल होने की वजह से जांच की व्यवस्थाएं चरमराई, लेकिन हमने ये सारे पावर जिला हॉस्पिटलों को दे दिया कि जहाँ से भी उनको रिजेंट मिलते हैं वो खरीदें, व्यवस्थाएं चालू रखें। पुरानी सिस्टम को हमने चालू कर दिया, जो हमारी पुरानी मशीनें थी खुद की, उनको सबको चालू कर दिया। और आज मैं कह सकता हूं कि ऐसा कोई जगह नहीं है छत्तीसगढ़ का जहां जांच बंद हो। हम फिर से उसको सुनिश्चित कर लिए और आगे ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि हर क्षेत्र में, हर जगह में बराबर जांच होता रहेगा। जी, बिल्डिंग्स लगातार बन रही है सर, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन जब बात करते हैं कि वहाँ स्टाफ की या फिर जो एक अनुभवी डॉक्टर है, तो उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि अभी भी कमी है, इसको आप भी समझ रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में मैं बात करूं तो इस बात को बताते हुए मुझे खुशी है कि अभी तक 10 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में संचालित हैं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के। और इन 2 सालों में हमने 5 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया है। केवल स्वीकृत ही नहीं, उनके पैसा जारी करके, टेंडर करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन कर दिया है। अब अंदाज लगाइए कि 5 मेडिकल कॉलेज में जब डॉक्टर निकलेंगे तो 5 साल बाद छत्तीसगढ़ में सरप्लस डॉक्टर हो जाएंगे। और ये छत्तीसगढ़, चूँकि एक डॉक्टर यदि आज नौकरी में लगेगा तो उसकी रिटायरमेंट की आयु 65 साल होती है, तो 40 साल, 35 साल, 42 साल ड्यूटी करेगा। और हर साल जब हम डॉक्टर निकालेंगे, लगभग 2000 सुपर डॉक्टर 5 साल बाद निकलेंगे, तो सरप्लस डॉक्टर होंगे। और छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार की गांव तक में भी एमबीबीएस और स्पेशलिस्टों की कमी नहीं होगी। अब ये बात जरूर है, मैं इस बात को आपके कैमरा के सामने स्वीकार कर रहा हूँ कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की हमारे यहाँ बहुत कमी है। और हम प्रयास भी कर रहे हैं, लगातार विज्ञापन निकाल रहे हैं, लगातार इनकी जो संविदा से भी भर्ती कर रहे हैं, एनएचएम से भी कर रहे हैं। कोई भी डॉक्टर यदि कहता है कि मुझे नौकरी चाहिए तो हम उसको 1 हफ्ते के अंदर उसको नियुक्ति ऑर्डर भी दे रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये समस्या भी हमारे आने वाले निकट भविष्य में समाप्त हो जाएगी। इसके लिए हमने पुरजोर प्रयास किया जी। एक और बहुत बड़ी समस्या की बात है सर, जो मेडिकल उपकरणों के लिए बहुत सारी पैसा सेंक्शन किया जा रहा है, लेकिन जब बात करते हैं भ्रष्टाचार की, फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ की, तो इसकी भी शिकायतें आती रही हैं। 2 वर्ष हो गया है, क्या कुछ इस पर विशेष ध्यान दिया गया है? कुछ समिति गठन किया गया है? फिर ऐसे जो शिकायतें हैं इस पर कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, ये शिकायत पहले भी होती रही है, अब कम हो रही है, लेकिन जो जांच है हम बिना शिकायत का रैंडम जांच कर रहे हैं। और अभी आपको आए दिन मीडिया में भी, अखबारों में भी ये चीज़ देखने को आता होगा कि इन रिजेंटों की जांच हुआ और जांच करने के बाद उसमें अमानक पाए गए या और कोई दिक्कत आया है, तो हम जांच कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। और जांच जब कर रहे हैं तो पर्याप्त रूप से जो भी गड़बड़ी आ रहा है उसमें हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। जी। जो एनएचएम कार्यकर्ता है वो बहुत संख्या में भी धरना प्रदर्शन किए थे, बहुत से लोग त्यागपत्र भेजे थे, लेकिन जो बर्खास्त किए गए हैं उनकी अभी तक वापसी हुई नहीं है, तो इस पर भी फैसला जल्द हो सकती है? निश्चित रूप से उनकी बर्खास्तगी कैंसिल करेंगे और उसकी एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया प्रारंभ है। वो जो भी बर्खास्त किए गए हैं सभी को रिस्टेट किया जाएगा। जी सर, एक आम जन की ये सोच होती है, जैसे कि अगर कोई आम इंसान बीमार पड़ता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ओर देखते हैं, लेकिन अगर क्या मंत्री, विधायक, सांसद उनकी तबीयत खराब हुई तो क्या उनकी इलाज व्यवस्था सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकती है? इससे बहुत बड़ा पॉजिटिव एक मैसेज जाएगा आम जनता में। देखिए, चूँकि हम एज ए हेल्थ मिनिस्टर बाध्य नहीं कर सकते किसी को किसी हॉस्पिटल में इलाज कराने से, चूँकि ये उनका
व्यक्तिगत मामला होता है, ये निजता का अधिकार होता है, परंतु सरकारी हॉस्पिटलों में ज़्यादा से ज़्यादा इलाज कराना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं तो बीमार पड़ा था तो मेकाहारा में अपना जांच भी करवाया था और मेरी माताजी का भी तबीयत खराब था तो मैंने जांच कराया था। और मेकाहारा और डीकेएस हमारे बड़े संस्थान हैं, निश्चित रूप से हम लोग उसको आगे बढ़ रहे हैं। जी, आयुष्मान मामले में लगातार सर आपकी विभाग छापेमारी कर रही है अलग अलग अस्पतालों में, और 20 से ज़्यादा ऐसे हॉस्पिटल जिस पर कार्रवाई भी हुई है, तो इसको रोकथाम के लिए और जनता का जो उनको हक है उनको दिलाने के लिए क्या कुछ प्रयास और आगे किया जा सकता है? आपको मैं बता दूं कि आपने अभी खुद ही बताया कि 20 से ऊपर हॉस्पिटलों पर हमने कार्रवाई की, 28 हॉस्पिटलों पर किया था। और ये बताते हुए खुशी है कि देश में हम आयुष्मान में इलाज करने में नंबर 1 हैं। पहला प्रमाण पत्र हमको प्रथम स्थान का मिला और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, इसलिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं। इसकी ऑडिट करने वाली जो टीपी एजेंसी है उसको भी हमने उसके काम से पृथक किया, टर्मिनेट किया उसको, और हम उसको खुद ही अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से हैंडल कर रहे हैं। जी, क्या कुछ खास इन 3 वर्षों में होने वाला है या फिर आपके द्वारा कार्य योजना बनाया जाने वाला है कि जिससे स्वास्थ्य विभाग में हम लोग को सुधार देखने को मिले? देखिए, ये सतत प्रक्रिया है और हेल्थ एक ऐसा है कि एक छोटे बच्चे जैसा ये विभाग है कि रात को लोरी गाकर सुलाना पड़ता है, सुबह उठाकर ब्रश कराना पड़ता है, उसको खाना हाथ से भी खिलाना पड़ता है, तैयार करके उसको स्कूल भी भेजना पड़ता है और रात को सोते सोते भी उसका चिंता करना पड़ता है। तो ये सतत प्रक्रिया है और लगातार सुधार आ रहे हैं। आज बस्तर के अबुझमाड़ और चिंता गुफा जैसे जगहों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच चुकी है। बस्तर से बलरामपुर तक नीचे तक सुविधाएं पहुंच गई हैं। टर्सरी केंद्रों का विकास हो रहा है। हमारे बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी हमने चालू कर दिया, जगदलपुर में हम इसी महीने चालू कर देंगे, अंबिकापुर में सुपर स्पेशलिटी की स्वीकृति हो चुकी है। 10 मेडिकल कॉलेज से हमने 15 कर दिए, 8 नर्सिंग कॉलेज के से हम बढ़ाकर 20 कर दिए, 12 नर्सिंग नए कॉलेज की स्वीकृति दिए हैं। 1 फिजियोथेरेपी कॉलेज से हम 7 फिजियोथेरेपी कॉलेज कर दिए, 4 योग और नेचुरोपैथी के नए हॉस्पिटल हमने स्वीकृत किए हैं, 2 मेंटल हॉस्पिटल हमने स्वीकृत किए हैं। तो समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि प्रदेश में ऐसे 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक को 100 बेड और उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हमने अपग्रेड किया है। तो ये निरंतर रूप से हम जो है छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य का एक मेडिकल टूरिज्म का हब बना रहे हैं। हम नए रायपुर में मेडिसिटी का एक शहर ही बना रहे हैं, मेडिसिटी, जिसमें 5000 से ऊपर बेड होंगे और छत्तीसगढ़ एक मध्य भारत का सबसे बड़ा हेल्थ टूरिज्म का एक सेंटर बनेगा। जी, मार्च 2026 तक नक्सल को ख़त्म करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, डेडलाइन तैयार किया गया, लेकिन इसी बीच एक और बात निकल कर सामने आ रही है सर कि नक्सलवाद खात्मे के पीछे बीजेपी का ये चाल है कि वहाँ जो संसाधन, बहुमूल्य संसाधन हैं, उनको जो उद्योगपति है उनके हाथों में सौंपने की। यही तो विडंबना है और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि कांग्रेस जैसी पार्टियां जो इतने सालों तक देश का शोषण करने के बाद उनके नेताओं की मानसिकता आज भी नहीं बदली। छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोगों को बरगलाकर, उनके बीच में नफरत पैदा करके, उनको डराकर, उनको केवल वोट बैंक के मशीन मानकर काम करने का काम कांग्रेस ने किया है। आज नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो उसको विकास के चश्मे से देखना चाहिए, राजनीतिक चश्मे से नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि बस्तर भी देश और दुनिया के उन स्थानों में शुमार हो जाए, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, नैसर्गिक रूप से चित्रकूट जैसा जल प्रपात है, कुटुम्बसार जैसा गुफा है जहाँ स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट हैं, अंधी मछलियाँ हैं जो विश्व में कहीं नहीं पाई जाती हैं, और खूबसूरत वहाँ की संस्कृति है। तो निश्चित रूप से नक्सलवाद खत्म होगा, वहाँ का विकास होगा, हेल्थ एजुकेशन नीचे तक जाएंगे, डेवलपमेंट नीचे तक जाएंगे, लोगों का जीवन स्तर उठेगा। इससे कांग्रेस को तकलीफ है, इसलिए अनर्गल रूप से कभी अडानी का नाम लेगी, कभी अंबानी का नाम लेगी, तो कभी औद्योगिकीकरण की नाम लेगी। निश्चित रूप से ये केवल और केवल कांग्रेस का एक दुष्प्रचार का कुत्सित प्रयास है। जी, छत्तीसगढ़ को कौन चला रहा है? विष्णुदेव शाह जी चला रहे हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ को कौन चला रहे हैं? शाह सरकार चला रही है कि केंद्र सरकार, या फिर जो गुजरात के उद्योगपति हैं वे? क्योंकि ऐसा बार बार बोला जा रहा है विपक्ष के द्वारा।
यही तो मैंने अभी बोला कि ये कांग्रेस का कुत्सित प्रयास जो छत्तीसगढ़ के विकास नहीं देख पा रहे हैं। विष्णु देवसाई जी की सरकार को माननीय विष्णु देवसाई जी चला रहे हैं और चला ही नहीं रहे हैं, साए साए दौड़ा रहे हैं जी, साए साए काम हो रहे हैं। विष्णु देवसाई जी की सरकार में आज तक मैं दावे से कह सकता हूं कि लोकतांत्रिक इतिहास में देश में जिस प्रगति के साथ 2 सालों में माननीय विष्णु देवसाई जी की सरकार ने प्रगति किया, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट किया, जीरो टॉलरेंस के साथ सरकार चलाया, मुझे नहीं लगता कि ऐसा उदाहरण कहीं भी हो। मुझे लगता है कि इन 2 सालों में जितना काम माननीय विष्णु देवसाई जी के नेतृत्व में हुआ है, जितने बड़े निर्णय हुए हैं, जितने अच्छे निर्णय हुए हैं, वो आज तक कभी नहीं हुए थे। इसी बात के डर से कांग्रेस जो है कई ऐसे कुत्सित प्रयास करती है जो छत्तीसगढ़ की जनता को हतोत्साहित करने का काम करती है। जी, सीएम साया का चेहरा बदलने वाला है, क्योंकि ऐसा सोशल मीडिया में चल रही है, कुछ न्यूज़ वाले भी इसको पब्लिश कर रहे हैं और 4 विधायक में से एक विधायक का नाम, आपका भी नाम शामिल है। देखिए, सोशल मीडिया ही यदि मुख्यमंत्री मंत्री बना ले तो जनता और पार्टी की क्या आवश्यकता है। और आपने देखा होगा कि अभी जितने भी सोशल मीडिया में पिछले 2 सालों से चले हैं, चाहे विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर हो, चाहे एग्जिट पोल की बात हो, या सरकार बनाने को हो, या सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल का गठन हो, या मुख्यमंत्री का चेहरा हो, या मंत्रियों का चेहरा हो, या छत्तीसगढ़ हो, या मध्य प्रदेश हो, या राजस्थान हो, या गुजरात हो, या बिहार हो, आपने देखा होगा कि हर जगह इस प्रकार की न्यूज़ों को पटकनी मिली है। और आगे भी इन सब बातों में किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। इसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी की आला कमान करती है, शीर्ष नेतृत्व करती है, सोशल मीडिया नहीं। जी, कांग्रेस विधायकों का ये लगातार आरोप लगता रहा है सर कि जो ओपी चौधरी सर है वो सबसे वर्थलेस कैबिनेट मिनिस्टर है। आपको भी लगता है, क्योंकि वो सबसे यंग कैबिनेट मिनिस्टर है? देखिए, माननीय ओपी चौधरी जी एक ऊर्जावान, एक पढ़े लिखे, एक विचारशील मंत्री हैं। निश्चित रूप से ओपी चौधरी जी जिस प्रकार से वित्त विभाग को अभी 2 सालों में चलाया है, विकसित भारत 2047 की जो कल्पना है, उनके कार्य से, उनके विचारों से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ को लाभ हो रहा है। निश्चित रूप से एक डायनामिक और ऊर्जावान मंत्री के रूप में वो ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। जी, एकदम छोटा सिर्फ 2 सवाल सर। एक छोटे से प्यून के लिए जब आवेदन करते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया रहता है कि आपको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो क्या मंत्री, नेता, सांसद के लिए भी ऐसा एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर आपको ये बन रहे तो आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन ये होना चाहिए? देखिए, चूँकि नौकरी करना, ये स्पेसिफिक रूप से किसी विभाग में काम करना और जनता का निर्णय करना, जनता का परीक्षा और क्वालिफिकेशन जनता होती है, किसी भी जनप्रतिनिधि का जनता होती है। और जनता ने अगर सर्टिफिकेट दे दिया तो वही उसका क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट है। जीतने के बाद जनमत का जो आदर है, जनता का जो जनमत है, वही उसकी सर्टिफिकेट योग्यता है। इससे कोई मतलब नहीं कि वो कितना पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। JCCJ का विलय बीजेपी में करने की एक अफवाहें, खबर चल रही हैं, क्या अमित जोगी जी बीजेपी में आ सकते हैं? देखिए, अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, मौका पाकर लोग पकोड़े तलते रहते हैं। जी, सुनते जाइए, खाते जाइए। अमित बघेल जी, उन पर बहुत सारी FIR दर्ज हुई हैं और छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर मुखर रहे हैं, तो बीजेपी क्या परदेशियावाद को लेकर अपना काम करे, जिसकी वजह से उनको इतना नफरत हो गया है अमित बघेल जी से, उनको जेल के? देखिए, बीजेपी की बात नहीं है। अब हमसे बड़ा छत्तीसगढ़िया तो अमित बघेल भी नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने 1200 साल तक यहाँ राज्य किया छत्तीसगढ़ में कलचुरियों ने। तो मैं खुद ही इस बात को एजे छत्तीसगढ़िया कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहाँ की धरोहर, और जो छत्तीसगढ़ को और छत्तीसगढ़िया को समझ जाएगा वो अमित बघेल जैसा बात नहीं करेगा। किसी भी धर्म के भगवान को, किसी भी संप्रदाय के लोगों को, किसी भी धार्मिक स्थल को, किसी भी धार्मिक स्तंभ को, किसी भी ऐसे भावनाओं को, किसी को आहत करने वाला बयान छत्तीसगढ़िया नहीं दे सकता। छत्तीसगढ़ में जन्म लेना ही छत्तीसगढ़िया नहीं है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ के लोगों को,
जब तक कोई नहीं समझेगा वो छत्तीसगढ़िया नहीं हो सकता। जी। जन्म से छत्तीसगढ़िया हो सकते हैं, लेकिन कर्म से छत्तीसगढ़िया भी होना पड़ेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहाँ के लोगों का रहन सहन, यहाँ का जो विरासत है उसको हमको समझना पड़ेगा। और मैं भूपेश जो अमित बघेल जी के जिस प्रकार के बयान हैं उनकी मैं निंदा आपके चैनल के माध्यम से करता हूं। और किसी भी छत्तीसगढ़िया को या देश के किसी भी भाषाई या भूभाग में रहने वाले लोगों को ये अधिकार नहीं है कि किसी के आस्थाओं का, किसी के विश्वासों का कोई बुराई करे या उसको अपमानित करे। ये छत्तीसगढ़िया संस्कृति में नहीं है। आपका बहुत धन्यवाद सर, समय निकाले हमारे साथ चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ की जनता को? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।